चलिए देखिए, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। चूँकि हम लोग जानते हैं कि भारत में हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन में जिस प्रकार से क्या होता है कि ब्रिटेन की रानी होती है या राजा होता है, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, उसी के पैरेलल में हमारी पोस्ट होती है कौन सी, राष्ट्रपति की। लेकिन हमारे यहाँ एक जो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है वो यहाँ इनके समान नहीं है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है अमेरिका से उपराष्ट्रपति। अब देखिए मुख्यतः बात क्या होती है कि जिस पर सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है, दो बातें हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। पहले उसको मैं बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति पद की क्या खासियत होती है कि इनके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति के दो कार्य। पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य क्या होगा कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। लेकिन पहले एक बात और समझ लीजिए, पदेन सभापति का मतलब क्या है, मतलब इनका चुनाव एज ए राज्यसभा के सभापति के रूप में न होकर उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है, परंतु ये जो इनको ऑटोमेटिकली पोस्ट मिल जाती है पदेन सभापति की, ठीक, इनको पोस्ट मिलती है, कोई इनका अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है, पहला कार्य होता है राज्यसभा के सभापतित्व के कर्तव्यों का निर्वहन करना। दूसरा होता है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जी, अब देखिए ह्यूमन ही है, कभी मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, जैसे राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो गया या फिर कुछ समय के लिए बीमार हो गए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक है, अब उनका रहना तो सबसे आवश्यक है। तो ऐसे इस कार्य के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और कब तक कर सकते हैं, आप लोग पिछले क्लासेस में जानते होंगे कि राष्ट्रपति पद कभी भी 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, अर्थात 6 महीने तक मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब आप इसी बात से समझिए कि अमेरिका से हमने चुनाव व्यवस्था ली है, तो अमेरिका में क्या होता है, जैसे हमारे भारत में है, भारत में क्या है कि संसद है हमारी, संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार अमेरिका में भी है, एक होगा कांग्रेस और दूसरा होता है सीनेट, ठीक है। तो उसी तरह उपराष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका के, वो सीनेट के, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के, वहां के पदेन सभापति होंगे। उनका चुनाव तो उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है, परंतु क्या होता है, वो वहां के पदेन सभापति ऑटोमेटिकली आपको एक पोस्ट के साथ एक पोस्ट जैसे मिल जाती है, वही बात होती है पदेन सभापति, ठीक। तो चूंकि हमने व्यवस्था किससे ली है, अमेरिका से ली है, तो वही व्यवस्था हमको यहाँ पर मिलती है। ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 64 है, ठीक। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद आपके 63 में आपको दिखेगा। यानी मुख्यतः क्या बात होती है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति पद के विषय में बताया गया कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ये पद कहाँ से आएगा, तो चूंकि भले ही हमने संसदीय व्यवस्था ली है ब्रिटेन से, लेकिन हमने उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था हमने की अमेरिका से। अमेरिका में क्या है कि जैसे भारत में राज्यसभा होता है, राज्यसभा कैसा सदन है, ये ऐसा सदन है जहाँ विशेष लोग जाते हैं, विशेष इसका निर्वाचन का सिस्टम होता है। उसी प्रकार से वहाँ पर अमेरिकी सीनेट होता है। एक बात अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में भी सीनेट की व्यवस्था है। अब अमेरिकी सीनेट का जो पदेन सभापति होता है वो भी वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है, जैसे वही सारी व्यवस्था हमने भारत में भी कर रखी है। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि अब कोई भी पद है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि आप एमसीक्यू देंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि योग्यता, क्या योग्यता रखा जाएगा। अब चूंकि सबसे पहली बात होती है कि वो भारत का नागरिक हो। अब नागरिक तो अमेरिका और भारत में यहाँ डिफरेंस होता है कि जैसे भारत का नागरिक हो तो नागरिकता की प्राप्ति हम कई तरीके से कर सकते हैं।
जैसे बाई बर्थ, अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वंशानुगत बाई डिसेंट, यानी आपके बाप दादा कोई भी भारत भूमि में उससे रिलेशन रखते हो, या बाई रजिस्ट्रेशन, एक निश्चित समय पे आप भारत में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर आप प्राप्त करते हैं, और दो विधियाँ और भी विधियाँ। अब आप समझिए कि भारत के वो नागरिक हो तो नागरिकता वो किसी भी माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में क्या व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए कि बाई बर्थ, जन्म के आधार पर ही राष्ट्रपति पद के व्यक्ति आसीन हो सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो। लेकिन भारत में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि वो बाहर रहा हो लेकिन वो भारत में नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन ले लिया हो तो भी वो हो सकता है, बाई डिसेंट वंशानुगत आधार पर ले लिया हो। तो ऐसा पर्टिकुलर किसी एक आधार पर ही हम नहीं देते, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए आप। दूसरी बात क्या होती है, चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति, तो अगर किसी पद को, अगर आप ही लोगों को कोई कार्य दिया जाए, आप यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आप ग्रेजुएट हुई। उसी तरीके से राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापतित्व करते हैं, तो उस चीज की सदस्यता कम से कम जितनी एलिजिबिलिटी होती है वो इनके पास होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यता रखता है। लेकिन बस एक बात इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि राज्यसभा पद के लिए उम्र क्या रहती है, राज्यसभा पद के लिए उम्र क्या रहेगी, 30 वर्ष 30 वर्ष रहेगी। आप लोग कंफ्यूज मत होइए इसमें। और लेकिन यहाँ पर ये उम्र 35 वर्ष पे रहती है, ठीक है। अब तीसरी बात देखते हैं कि क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसी कारण उसे राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखी जाती है। ये स्टेटमेंट इससे जोड़ के देखिएगा, कभी भी कथन कारण में ये आपको मिल सकता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, कारण क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक कथन कारण के रूप में ये पूछा जा सकता है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है वो क्या है, लाभ का पद धारण न करता। तो लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद कौन बताएगा, लाभ का पद। अब लाभ का पद को कौन बता सकता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लाभ के पद को कभी डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया कभी भी। लेकिन क्या, कैसे तब हम डिसाइड करेंगे कि लाभ का पद है कि नहीं, डिफाइन नहीं किया गया, तब आप क्या करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि लाभ का पद क्या है। अब उसके बाद राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लाभ के पद को निर्धारित करती है, ठीक है। जनरली क्या माना जाता है कि कोई भी जो इनकम वो कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र से या नौकरी कर रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों को माना जाता है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका निर्धारण करती है, लेकिन सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाया था, ठीक है। तो योग्यता हो गई। अब एक बात बताइए, अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पद के लिए, वो क्या है कि आपने बात कर ली, सारी योग्यता कर ली, सब कुछ, लेकिन वो आदमी जो निर्वाचित होगा वो निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे निर्वाचित होगा। जैसे अब इसको हम लोगों ने देखना है अनुच्छेद 66, संविधान के अनुच्छेद 66 में इनके निर्वाचन की पूरे व्यवस्था को बताया गया। अब इसमें क्या होता है, अभी आप लोग राष्ट्रपति जब पद पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था PR विथ SPV सिस्टम, SPV सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसका क्या मतलब है PR विथ SPV सिस्टम का। यहाँ पे क्या होता है, पहले SPV का क्या मतलब हुआ कि एक आपको वरीयता क्रम सूची दे दी जाती है, आप उसमें जैसे 4 कैंडिडेट हैं A B C D, ये 4 वरीयता क्रम दे दिए गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपने वरीयता क्रम के आधार पर उनको लिया। और एक अब ऐसा तो है नहीं कि इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जनता कभी डायरेक्ट नहीं चुनती। इसमें क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल हुआ करता था,
उसी तरीके से इसका भी एक निर्वाचक मंडल होता है। अब निर्वाचक मंडल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है इसका समझना कि निर्वाचक मंडल क्या है। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रपति में पद के लिए निर्वाचक मंडल होता था, उसी तरह इसमें निर्वाचक मंडल है। अब मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? अब इसमें शामिल होंगे सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य का तात्पर्य समझिए आप लोग कि जैसे राष्ट्रपति जी में क्या होता था कि निर्वाचित सदस्य ही केवल वोटिंग कर सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद में मनोनीत भी सदस्य इसमें वोटिंग कर सकते हैं। मनोनीत कैसे? जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होता है और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं, ये लोग भी इनके वोटिंग में भाग ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप लोग समझे कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट वोटिंग नहीं करता। जैसे हम लोग जो वोटिंग कराते हैं लोकसभा सदस्यों का या आपके विधानसभा सदस्यों का, जहाँ पे आम जनता वोट करती, वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक, चूंकि हमारी जनता के प्रतिनिधि कहाँ पर है? लोकसभा तथा राज्यसभा में, उसी आधार पर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब STV सिस्टम का मतलब हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसमें क्या होता है? वरीयता सूची दे दी जाती है उस आधार पर, और यहाँ एक एक वोट होता है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा, इनके टोटल सीटों की संख्या मान लीजिए 790 हुई। 790 डिवाइड बाई 2 करके इतने करेक्ट वोट इनको चाहिए जीत के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात। अब जैसे क्या होता है कि अमेरिका में जो सिस्टम हुआ करता था कि जैसे आप लोग अमेरिका में पढ़ते होंगे कि प्रेसिडेंट, वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 बार ही चुने जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उपराष्ट्रपति पद में भी ये व्यवस्था है कि जैसे राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्था थी कि चाहे जितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, अभी उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार बनेंगे, जैसे हम में से आप में से अगर कोई उम्मीदवार बनता है, ठीक, तो उसको क्या होता है, 20 प्रस्तावक जो उसका प्रस्ताव रखें और 20 समर्थक। ये जब ये इनकी आवश्यकता होती है। अब चूंकि जानते होंगे आप लोग कि राष्ट्रपति पद में प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या कितनी होती है? 50-50। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या कितनी रहेगी? 20-20। अब एक चीज और है कि प्रस्तावक और समर्थक ये कौन होंगे? क्या आम जनता होगी या हम में से आप में से कोई होगा? ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद में क्या होता है कि प्रस्तावक और समर्थक दोनों ही लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, कभी MCQ में इस टाइप से अगर वो पूछ लिए प्रस्तावक समर्थक से रिलेटेड आपको कोई भी स्टेटमेंट वाइज, या कभी याद रखिएगा कि जैसे योग्यता की ही बात की गई, तो जैसे आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि योग्यता में ये बोला कि राज्यसभा के सदस्य होने की समस्त योग्यता, तो समस्त नहीं, उसमें आयु छोड़ दी, क्योंकि आयु तो 35 वर्ष हो गई। ठीक, तो आयु छोड़ के, तो अगर कभी ऐसा भी स्टेटमेंट आपके साथ आ जाए, सामने आ जाए MCQ में कि समस्त योग्यता, तो ऐसा वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बात होती है। अब चूंकि यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर चुने जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य, इनको चुनते हैं, तो यहाँ पर चुनाव अधिकारी कौन है? अब यहाँ पे चुनाव अधिकारी कौन है? यहाँ पर होंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, वही निर्वाचन अधिकारी बनते हैं। कोई बाहर से या निर्वाचन आयोग से कोई अन्य व्यक्ति आकर इनका निर्वाचन नहीं कराएगा, बल्कि उन्हीं में से जो महासचिव हैं उन्हीं को उनका RO, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं हम लोग चुनाव के, वो बनते हैं। उसके बाद इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये याद रखिएगा, इसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करेगा। कभी इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे ठीक है कोई इनका प्रेसिडेंट कर देंगे, अधिसूचित कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये निर्वाचन आयोग ही करेगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो RO नियुक्त करेंगे वो राज्यसभा के या लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अब चूंकि अभी पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद का त्याग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है राष्ट्रपति पद में, महीने के भीतर।
लेकिन ऐसी व्यवस्था उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है। यहाँ अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दें तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक नहीं। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोग नोट कीजिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, कभी स्टेटमेंट या किसी इस तरीके का आ जाए, कभी भी उपराष्ट्रपति पद का वेतन निर्धारित नहीं होता। कभी वेतन आप जैसे राष्ट्रपति जी का वेतन निर्धारित है, आपको पढ़ते हो, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते ये वेतन दिए जाते हैं। एक और बात कि उपराष्ट्रपति अगर मान लीजिए आप किसी को बनाते हैं, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं तो उस पद का पहले त्याग कराया जाता है, फिर उन्हें उपराष्ट्रपति पद दिया जाता है। ठीक, जैसे लोकसभा का व्यक्ति है, उनको राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले उनकी सदस्यता का त्याग कराना होगा या निर्वाचन से पहले, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं, एलिजिबल होंगे। ठीक, अब दूसरी बात क्या होती है कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, पहले ही आप लोगों ने पढ़ा, और यही उपराष्ट्रपति जी के 2 कार्य हैं। क्या क्या कार्य थे, एक तो राज्यसभा के सभापतित्व, राज्यसभा का सभापतित्व करने का कार्य, और दूसरा क्या कार्य होता है, अगर वो प्रेसिडेंट की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या वो उपस्थित नहीं होते हैं या तबीयत खराब होती है, ऐसी सिचुएशन में कौन करेगा, वैसे सिचुएशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं, या अर्थात क्या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। परंतु अगर उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर कार्यवाहक की व्यवस्था नहीं की जाती कि वहाँ पर कार्यवाहक के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है और क्या नाम है कार्यवाहक के उपराष्ट्रपति रख दिया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज MCQ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बिंदु। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शपथ किसके सामने लेंगे, उपराष्ट्रपति जी शपथ किसके सामने लेंगे, समक्ष लेंगे, तो राष्ट्रपति के सामने, तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है हटाए जाने की विधि। ठीक, अब हटाए जाने की विधि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके लिए पहले डिटेल में मैं समझा देता हूँ, फिर स्लाइड पर। अब चूंकि आप लोग जानते होंगे कि अब जैसे राष्ट्रपति जी को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव जिसे महाभियोग कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, राष्ट्रपति जी में क्या होता था कि दोनों सदनों में से किसी सदन में चले गए, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, वहाँ पर फिर क्या होता है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते थे, फिर वो जाता था तो पूर्ण आत्यांतिक बहुमत के माध्यम से, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 के बाद से बहुमत से पारित करके फिर जाता था राज्यसभा में, दूसरे सदन में फिर जाने के बाद फिर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता था, हस्ताक्षर के बाद वहाँ पर कमेटी बनाई जाती थी दूसरे सदन में। लेकिन यहाँ पर इनसे विपरीत व्यवस्था है। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के ऊपर हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में प्रस्ताव आता है तो सर्वप्रथम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति को। अब जब 14 दिन पूर्व आप लोग सूचना दे देंगे तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में रखा जाएगा, केवल राज्यसभा में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के सभापतित्व की भूमिका में रहते हैं, तो राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में रखे जाने के बाद क्या होगा, राज्यसभा में इनका प्रस्ताव रखा जाएगा और वहां पर प्रभावी बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों से के बहुमत से पारित किया जाता है। पारित करने के बाद वह जाएगा लोकसभा में फिर इस आशय के प्रस्ताव में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और जिस दिन
साधारण बहुमत का, और जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाता है उस दिन उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, और इधर हम जो राष्ट्रपति जी वाले में यूज कर रहे थे आत्यांतिक बहुमत, इसमें क्या डिफरेंस है, बस इसको इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आत्यांतिक बहुमत में क्या होता है लोग राष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति जी वाले में, कि उसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। जैसे लोकसभा अगर 545 सीटों की है तो उसके कुल सदस्य संख्या होगी 545, अब उसका 2/3। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में देखते हैं अगर हम उपराष्ट्रपति जी का, तो प्रभावी बहुमत में क्या होगा, उपस्थित तथा मतदान करना। मान लीजिए 545 में से अगर आए हैं लोग 350, तो उसका 2/3 उपस्थित तथा मतदान करने वालों में से। और एक बात और याद रखिएगा, आत्यांतिक बहुमत जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, वो केवल राष्ट्रपति जी के महाभियोग में प्रयोग किया जाता है और कहीं भी नहीं। लेकिन ये प्रभावी बहुमत आपको हमेशा कई जगह दिखेगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा आपका कि सबसे पहले कहा जाएगा ये राज्यसभा में, राज्यसभा से में क्या होगा, 14 दिन पूर्व पहले सूचना दी जाएगी उपराष्ट्रपति जी को कि भाई आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं और आपके हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव रखने के बाद 2/3 सदस्यों की मेजोरिटी के साथ उन पारित किया जाएगा, जिसे हम प्रभावी बहुमत करते हैं। वहाँ से जो पास हो जाएगा, चूंकि लोकसभा में जाएगा, लेकिन लोकसभा का लेना देना बहुत नहीं रहता उपराष्ट्रपति जी से, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, साधारण बहुमत का प्रयोग होगा, और जिस दिन वहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस दिन से पद रिक्त माना जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि था 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम केवल राज्यसभा में आएगा, रखा जाएगा, फिर तात्कालिक बहुमत से पारित करते हैं 2/3, जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3। इसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव जाता है जहां साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जिस दिन लोकसभा में पारित होता है उसी दिन से पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर ध्यान दीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उनका कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उपराष्ट्रपति जी भी बीमार है, वो राष्ट्रपति पद को नहीं ले सकते, तब क्या करेंगे? इसकी व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 70 के तहत की गई है कि अगर दोनों पद, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद, दोनों अगर खाली हो जाते हैं तो संसद एक अधिनियम में कानून बनाकर प्रावधान कर सकती है कि कौन व्यक्ति बैठेगा। ठीक, अब यहां तक आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे होता क्या है कि एक चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे आप लोग देखते हैं कि लोकसभा के एक सदस्य हैं, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, उन्होंने 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था, तो फिर से चुनाव होता है उस संसदीय क्षेत्र में। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि वो जो व्यक्ति, नया व्यक्ति चुना जाता है, वो शेष वर्षों के लिए चुना जाता है, अर्थात वो भी केवल 2.5 वर्षों के लिए वो चुना जाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचुनाव। ये टर्म याद रखिएगा, उपचुनाव। लेकिन अब क्या होता है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद समय से पहले अगर रिक्त हो जाए, यानी अगर किसी व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है दोनों का 5 वर्ष है, 5 वर्ष के बजाय अगर वो 4 वर्ष में खाली हो गया, तो नया व्यक्ति, तो जैसे राष्ट्रपति पद के लिए कि जब रिक्त हो गया तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है, और जब चुनाव होगा तो वो व्यक्ति इस शेष वर्ष के लिए नहीं रहेगा, 1 वर्ष के लिए, अर्थात जैसे 4 वर्ष में मृत्यु हो गई तो 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता, अपितु वो फिर 5 सालों के लिए बनेंगे जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे। यहाँ लोकसभा और विधानसभा की तरह नहीं था, अर्थात उपचुनाव की व्यवस्था नहीं है, एक लाइन में समझिए। ठीक, तो उपचुनाव की व्यवस्था नहीं है।
यही बात इसमें लिखा गया। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद समय से पहले रिक्त हो जाए तो निर्वाचित व्यक्ति 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, शेष अवधि के लिए नहीं, अर्थात उपचुनाव की व्यवस्था नहीं। अभी आपको एमसीक्यू में इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आ गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव की व्यवस्था की गई है नहीं की गई है, तो इस विषय में इस बात को एकदम कंसीडर करके चलिएगा, ठीक। अब भारत में क्या हुआ कि जितने भी हमारे उपराष्ट्रपति हैं लगभग सभी उसमें से राष्ट्रपति बन गए किसी न किसी कारण से, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, कभी किसी स्टेटमेंट में या किसी तरीके से आप, जैसे गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जट्टी, मोहन हिदायतुल्ला, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी, ये इतने लोग हैं जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए ऊपर वाले। देखिए अब जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आता है हमारे यहाँ लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो चलिए पहले हम समझें कि प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है या ये पद है क्यों, इसके बारे में देखिए। लोकसभा होती है, लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में के बाद नई लोकसभा होती है। नई लोकसभा, पहले हम कुछ बातें समझ लें, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लें। तो नई लोकसभा में 5 वर्ष जो पूरा कर लिया, तो पूरा कर लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, 5 वर्ष जिसने पूरा किया है उसे, उस चुनाव को हम कहते हैं, पहली बात है कि सामान्य चुनाव। सामान्य चुनाव। अब कोई लोकसभा है जो 2.5 वर्ष पे ही विघटित हो गई, ठीक है, 2.5 वर्ष ही चल पाई, ये 5 वर्ष की बजाय 2.5 वर्ष चल पाई, ठीक है। तो 2.5 वर्ष वाले के बाद जब चुनाव होता है, मान लीजिए कि अभी सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत की, अगर यही सरकार पूर्ण बहुमत की ना होती और 2.5 साल गिर गई होती, तो वैसे चुनाव को हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव। और तीसरी चीज क्या होती है कि अगर कोई, मान लीजिए कि सदस्य है लोकसभा और राज्यसभा का, जो पिछले में भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या पद रिक्त हो जाता है, तो पद रिक्त होने पर जो शेष अवधि के लिए होता है चुनाव, उसे हम कहते हैं उपचुनाव, ठीक। अब देखिए कि ये सब बातें तो आप समझ गए। अब जैसे जब लोकसभा जब 5 वर्ष पे खत्म हो जाती है, 5 वर्ष या 2.5 वर्ष के बाद जब नया चुनाव होता है, नई लोकसभा गठित होती है, तो जब नई लोकसभा गठित होती है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी लोग जो नए चुन के आए सदस्य लोग, लोकसभा राज्यसभा सब जगह से, मान लीजिए लोकसभा से जो सदस्य चुन के आए, अब वो बैठेंगे संसद में, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उनको कोई वहाँ पर सभापतित्व का कार्य करे, वहाँ बैठे, यानी सभापतित्व का कार्य करे। दूसरा कार्य क्या करेगा, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करेगा, सबको शपथ दिलवाएगा, क्योंकि पहले दिन है तो शपथ दिलाने के लिए, क्योंकि सभी लोग नए सदस्य चुन के आए रहते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि एक व्यवस्था की गई है, हमारे संविधान में एक पद की व्यवस्था की गई है जिसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये केवल लोकसभा के प्रथम दिन जब बैठक होती है उसी दिन के लिए होता है, अर्थात क्या है, सामान्य चुनाव अथवा मध्यावधि चुनाव के बाद लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे वरिष्ठ होता है, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये भारत में परंपरा है कि किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब प्रोटेम स्पीकर है तो सबसे पहले तो उनको उनके पद के लिए शपथ दिलाई जाएगी। वो शपथ कौन दिलाएगा, वो राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर को पहले शपथ दिलवाएंगे। अब वो क्या करेंगे, 2 कार्य करेंगे। एक क्या है, अब नए सदस्य सभी लोग आए तो उनको क्या कराएंगे, शपथ दिलवाएंगे सांसदों को। दूसरा कार्य क्या करेंगे, अब पहले ही दिन के बाद से नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि एक दिन के लिए। जैसे ही उन्होंने शपथ दिलाया और नया लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया, उसी दिन से उनका पद स्वयं समाप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या है कि नए स्पीकर के चुनाव का संचालन, क्योंकि अब यहाँ पर वो नए स्पीकर को चुना जाएगा तो उसकी एक प्रोसेस है जो हम लोग अभी अगले स्लाइड में चल रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि वो आदमी आएगा, वहाँ शपथ दिलाई जाएगी, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर वोटिंग होगी। तो उसके लिए एक हमको पीठासीन अधिकारी भी चाहिए होता है जिसके निर्देशन के अनुसार सारा कार्य हो सके, यानी निर्देशन के लिए। तो सारा संचालन मैनेजमेंट का कार्य कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और दोनों कार्यों के समाप्त होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं समाप्त हो जाता है। ठीक, अब चलिए अब आगे आते हैं। ये होता है मेन, इनके दो ही कार्य हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए चूंकि हम अब लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हैं, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर को समझ लें। ठीक, अब आते हैं अब लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 93 में इनके बारे में बतलाया गया। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? कौन है? फोटो देख के आप लोग पहचानिए, बिरला जी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि स्पीकर का पद वैसे नहीं आया है, ये 1921 में पहली बार भारत में आता है, जिसे मनोनीत किया जाता है, जिसे फेडरिक भारत के पहले स्पीकर बोले जाते हैं, जो विदेशी थे फेडरिक, इन्हें मनोनीत किया गया था। बाद में पहला भारतीय जो स्पीकर बने वो आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में 1925 में विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ये स्वराज पार्टी के सदस्य थे। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर तथा ब्रिटिश भारत के अंतिम स्पीकर कौन रहे? गणेश मावलंकर। ये कुछ फैक्ट है, इसको याद रखे रहिएगा। कभी ऐसा मत एमसीक्यू में लगा दीजिएगा कि भारत के पहले स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक, उसके बाद संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता का उल्लेख, सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस पॉइंट को देखा जाता है कि संविधान में कहीं पर भी लोकसभा के अध्यक्ष की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो सामान्य तौर पर जो सदस्य की योग्यता होती है वही स्पीकर की भी योग्यता मानी जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी पिछले स्लाइड में समझे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है, राज्यसभा के सदस्य होने की जो योग्यता होती है वही योग्यता होनी चाहिए। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष क्या है, सभापतित्व करता है लोकसभा का, तो जो सदस्यों के लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता रखी गई, वही चीज इसमें इनके लिए भी रखी गई है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है इनके लिए। इनके देखिए 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले एक बात समझ लीजिए कि भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है। तो जितनी भी चीजें हैं संसदीय चीजों से रिलेटेड, उसके सबके सर्व अधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिकारी हम मानेंगे। सबसे पहली बात होती है चुनाव। तो चुनाव कैसे होगा? किसी भी लोकसभा स्पीकर का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए हर एक पद के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे आपने पढ़ा कि उपसभापति अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं, उपसभापति कह रहा हूँ गलत है, राष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति है हमारे यहाँ, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या होता है, राज्यसभा से जाता है प्रस्ताव, वहीं से वो पास होता है, फिर लोकसभा में आता है और साधारण बहुमत से पास जो